अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर सादिया। क्या हाल चाल हैं आपके? आप नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पज़ीराई का, आपकी इनकरेजमेंट का। जो मेरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा एंगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम था, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत दिल खोल के दाद दी है, आपको पसंद आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसे टॉपिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स आपके सामने डील करूँ, आपके लिए उनमें हेल्थ अवेयरनेस लेके आऊँ जो कि हमारी डेली ज़िंदगी के अंदर हम पे कितने असरअंदाज होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या वो फिज़िकल हो। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम अवेयरनेस इज़ थायराइड ग्लैंड। नाज़रीन, थायराइड इट इज़ वन ऑफ द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट इज़ द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिक्रीशन है। ये हमारी गर्दन के नीचे वाले हिस्से में होता है। इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड और ये हमारी बॉडी के तकरीबन सब मेटाबॉलिक सिस्टम्स जो हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। इसके अंदर कमी और बेशी, इसके एंजाइम जो इसका काम है T3 और T4 को सिक्रीट करना, और अगर वहाँ पे कहीं पे कोई कमी बेशी आ जाती है, अगर वो T3 T4 ज़्यादा हो जाए या वो कम हो जाए, जिन कंडीशंस पे हम कहते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, और अगर कम हो जाए तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर बॉडी के अंदर बेतहाशा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि हमारे हर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से मेरी मुराद वो सारे सिस्टम्स हैं जो आपके दिल के साथ एसोसिएटेड हैं, आपकी स्किन हो, आपके बाल हो या आपकी मेंटल हेल्थ हो। बहुत दफ़ा देखा गया है कि लोग डिप्रेशन का, सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जिनकी बाहर से कोई वजूहात नहीं होती, लेकिन अगर जब उनके ब्लड टेस्ट कराए जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि उनका जो थायरॉक्सिन लेवल है वो बहुत ही कम हुआ हुआ है। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने साथ फिर से डॉक्टर गुल को मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया गुल, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहबा, जैसे कि मैंने अपने नाज़रीन को थोड़ा सा फीडबैक दिया है, थोड़ा सा बताया है थायराइड के बारे में, तो आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगी कि इसकी क्या वजूहात होती हैं आमतौर पे और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि थायराइड हार्मोन जो हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो उसकी नतीजतन वो तकरीबन हर बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं जी। तो इसके जो डिजीज़ हैं टाइप्स, वो आपने जिस तरह फरमाया कि दो मेन टाइप्स होती हैं जिसमें या इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और दोनों सूरतों में अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं जो हर सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं थायराइड डिजीज़ के। जो एक तो जेंडर है, ख़वातीन में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। तकरीबन मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में आप ये समझ लें कि 5 से 10% ज़्यादा है थायराइड डिजीज़ की शरह। फिर एज 50 एंड अबव में इसकी शरह ज़्यादा हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर। अगर फैमिली में किसी को है थायराइड का प्रॉब्लम, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है चाहे हाइपर है, उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आगे हम अभी बात करेंगे जी जी बिल्कुल, क्योंकि ऑटोइम्यून होती हैं तो इसमें इनहेरिटेंस का बहुत यानी हम जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर ख़वातीन रिस्क फैक्टर में ज़्यादा आती हैं। ख़वातीन में जी शरह ज़्यादा है। इसी तरह एज लिमिट भी एक है कि व्हेन यू वैसे तो ये 20 साल से लेके आगे उम्र तक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, खासतौर पे 50 के बाद, जैसे मैंने कहा, शरह बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें वैसे भी औरतों में बहुत से फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उनके साथ साथ हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो थायराइड इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि 50+ लेडीज़ में ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। बिल्कुल। इसी तरह से पर्सनल हिस्ट्री में अगर कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जी, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, जी जी, या एडिसन्स डिजीज़ है, क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं हम, मुख्तलिफ ऑटोइम्यून डिजीज़, अगर वो एक है कोई तो दूसरे के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म के पूरे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, तो आपने बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज़ के जो लोग हैं दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स इट। इसी के साथ खासतौर पर डायबिटीज़ 1 के जो लोग हैं वो आर सफरिंग, ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग। डायबिटीज़ 1 जो है उनको ज़्यादा दे आर मोर प्रोन टू दिस। और विमेन अबव 50
आर मोर प्रोन जी टुवर्ड्स बिल्कुल, उनमें परसेंटेज बहुत बढ़ जाती है। जी, जी। इस तरह स्मोकर्स में ज़्यादा है। स्मोकिंग से अच्छा। समहाउ रिसर्चर्स कहते हैं कि स्मोकिंग डायरेक्टली डैमेजेस द थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये हमारी गर्दन के अंदर है, साथ ही विंड पाइप आपकी जा रही है, बिल्कुल तो जी। डेफिनेटली। हाँ, इसके अलावा स्ट्रेस में भी जी थायराइड के फंक्शन इफेक्ट होता है, या कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो स्ट्रेस का भी फिजिकल इफेक्ट हो सकता है बिल्कुल थायराइड पे। और इसके अलावा कुछ लोकल कॉजेज़ हैं, जैसे अगर आपकी थायराइड सर्जरी हुई हुई है किसी जी वजह से, जी तो जी। उसमें भी उसके फंक्शन पे इफेक्ट आ सकता है। तो राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ केसेस में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यूज़ की जाएँ, तो भी थायराइड का फंक्शन इफेक्ट थायराइड का होता है। फंक्शन। डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि अगर इंसान को कोई फिजिकल ट्रॉमा भी आ जाए समटाइम्स, तो वो ट्रॉमा स्ट्रेस की सूरत इख्तियार करता है, एग्जैक्टली, एंड जैसे देन दैट कैन। अमूमन कार एक्सीडेंट्स में जो लोग जी इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद उसके फौरन बाद थायराइड का फंक्शन जो है वो जो वो देखा जाता है कि उसमें थोड़ी बहुत इम्पेयरमेंट आती है। आपने एक बहुत अच्छा कहा है कि नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मोकिंग, वैसे ही कहा जाता है स्मोकिंग इज सो इंजूरियस टू हेल्थ। तो रिमेंबर, आपको लगता तो ये है कि स्मोकिंग का कोई शायद इफेक्ट नहीं हो रहा होगा थायराइड के ऊपर, लेकिन थायराइड बिकॉज इट इज़ इन योर नेक, राइट एट द बेस ऑफ योर नेक, आपकी विंड पाइप के साथ है, तो उस पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है स्मोकिंग का। जी डॉक्टर साहब, हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू रखते हैं आगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा आयोडीन के साथ बहुत ताल्लुक है इसका, क्योंकि आयोडीन अपटेक होती है, और उसी में आयोडीन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ जी जी, द थायराइड हार्मोन्स। बिल्कुल तो सही। आयोडीन डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, जी तो कमी हो जाती है। या आयोडीन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बनता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन की अमाउंट को रेगुलेट नहीं कर सकता। तो अगर उसको बिल्कुल, ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा बनाएगा, ज़्यादा तो वो बनाएगा। हाइपर में जा सकते हैं। तो ठीक। ये चंद रिस्क फैक्टर्स हैं जो अगर मौजूद हों, ख़ास तौर पे फैमिली हिस्ट्री अगर हो, और 50 से ऊपर फीमेल्स हैं, तो तो इसको हम ये भी आपको कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि सॉरी, कि ये हमारा ये जो थायराइड का प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज जेनेटिकली ट्रांसफर्ड, यानी जी अगर बिल्कुल, आपके पेरेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और नॉट ओनली पेरेंट्स पेरेंट्स बल्कि लेकिन हाँ, आपके क्लोज रिलेटिव्स में क्लोज भी। रिलेटिव्स में है, तो यू आर एट अ रिस्क फैक्टर ऑफ थायराइड। आयोडीन, डॉक्टर साहबा ने जैसे पॉइंट आउट किया, तो नाज़रीन आपको शायद ये पता होगा, कई दफ़ा आप जब हम ग्रोसरीज में जाते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट देखते हैं, उसमें लिखा होता है आयोडीनाइज्ड सॉल्ट। वो इसलिए होता है कि कई ऐसे इलाके पाए जाते हैं जिनमें कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, उनके पानी के अंदर भी, उनके सॉल्ट्स के अंदर भी, तो दैट कैन लीड टू जी बिल्कुल। सिवियर आज प्रॉब्लम्स ऑफ थायराइड। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज से तकरीबन लेट्स से 60-70 ईयर्स पहले, जी जब आयोडीन ऐड नहीं की जाती थी पानी में या सॉल्ट में, या अब तो ब्रेड में भी जी, फोर्टिफाइड होती है बिल्कुल आयोडीन, बिल्कुल। तो आयोडीन ये थायराइड डिजीज़ के प्रेवलेंस ज़्यादा थी। जब ओके, से ये ऐड करनी शुरू की गई है, तब से ये प्रेवलेंस कम हो गई है। प्रेवलेंस कम हो गई, यानी इट इज़ ऑन द इम्प्रूवमेंट। डेफिनेटली, क्योंकि वो जी एक अवेयरनेस आई के अबाउट 50-60 ईयर्स बैक के आयोडीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लाइक आई सेड, ऑफ थायराइड हार्मोन। सही सही। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने बताया नाज़रीन को, थोड़ा सा एक हमने आपको थोड़ा सा एक चॉक आउट कर दिया कि रिस्क फैक्टर्स या कौन कौन से हजरात हैं जो कि इस रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं, एंड हु शुड बी वेरी केयरफुल। और अपना जब ब्लड रन अप आप करवाएं तो प्लीज़ थायराइड का लेवल ज़रूर चेक करवाएं, T3 T4 का चेक ज़रूर करवाएं कि कहीं पे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वैसे मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जी मैं जी कहना चाहूँगी आपकी बात ही को आगे लेके, कि अगर फैमिली हिस्ट्री है जी। थायराइड डिजीज़ की, तो एडवाइजेबल यह है कि 20 ईयर्स ऑफ एज के बाद एवरी 3 to 5 ईयर्स अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं, जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए आपको नॉर्मल आपने ब्लड देना है, और रिक्वेस्ट यही करनी है कि जी आपकी थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है ना, वो उसमें कर दिए जाए, तो वो दैट विल गिव यू बॉटम लाइन, या दैट विल गिव यू बेस लाइन कि आपका इस वक्त थायरॉक्सिन लेवल क्या है ब्लड के अंदर। जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अलामात जो हैं वो कई दफ़ा ज़ाहिर नहीं होती, जी जी या बहुत स्लो डेवलप होती हैं। जी तो इसलिए ब्लड में वो अनडिटेक्टेड, अदरवाइज अनडिटेक्टेड रहता है, अनलेस ब्लड टेस्ट किया जाए। जी बल्कि कैनेडियन फाउंडेशन, थायराइड फाउंडेशन की एक साइट के मुताबिक 50% ऑफ केसेस जो हैं हाइपोथायराइडिज्म के, वो अनडायग्नोज रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी रिस्क फैक्टर्स बयान किए, तो इसके साथ हम सिम्टम्स जो हैं वो ब्रेक के बाद आके विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या होते हैं। तो नाजरीन, विद दिस वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज after coming from the break we'll be discussing different signs and symptoms of hyper and hypothyroidism. Thank you.
वेलकम बैक व्यूअर्स ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म, उसके हमने रिस्क फैक्टर्स भी डिस्कस किए और हम लोगों ने ये भी उसमें देखा कि इसमें ख़वातीन की शरह ज़्यादा है और ये भी देखा कि उनकी जो एज लिमिट अगर 50 क्रॉस कर जाती है तो चांसेस ऑफ गेटिंग हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा होता है, स्पेशली इफ़ इट इज़ इन योर जीन्स। आज हम अब इसके बाद इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो कि ये याद रखिए इनकी प्रोग्रेशन बहुत स्लो होती है, ये एकदम से इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। ये आपको इफ़ेक्ट तब करेंगे जब उस नोटिसेबल स्टेज पे, यानी आप बहुत ज़्यादा वरी करना शुरू तब करेंगे जबकि आपकी थायरॉक्सिन का लेवल इन केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही कम हो जाएगा, तब आपको ये ज़्यादा साइंस नज़र आएंगे। इनको हम डिवाइड वैसे आमतौर पे इस तरह से करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और ड्रमा के साथ रिलेटेड यानी डर्मल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहले तो हम इनको बात करेंगे एज़ फार एज द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। तो जिन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म पाया जाता है उनके अंदर बेतहाशा डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस, इवन टू द लेवल ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज तक पाई जाती हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आप बताइए। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडीज को अफेक्ट करता है जी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत स्लोली प्रोग्रेस करते हैं इसके सिम्टम्स, तो जी, नोटिसेबल नहीं होते शुरू में। तो और दूसरी जो चीज़ है जिसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि वो समहाउ मिसडायग्नोज भी होते हैं। बिल्कुल सही जैसे फरमाया आपने। मिसाल के तौर पे अगर जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म या जिसमें हम कहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड, जी। जिसमें कि थायरॉक्सिन कम हो जाती है, जी। तो बॉडी का जो सिस्टम है सारा स्लो हो जाता है, तो मूड चेंजेस बहुत होते हैं। डिप्रेशन बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसके अलावा मेमोरी अफेक्ट हो जाती है, देखिए कंसंट्रेशन लॉस होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन फॉग, वो हो जाता एग्जैक्टली, है। ब्रेन तो लाइक वो यू कैन नॉट जी कॉन्सेंट्रेट और बिल्कुल एनीथिंग। और डिप्रेशन तो बेतहाशा होना शुरू होता है, इवन जी डॉक्टर साहब हेलुसिनेशंस। एग्जैक्टली जी। लेकिन ये फिर ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो साइकेट्रिक सिम्टम्स में आ जाते हैं, तो जी वो बिल्कुल। आप अमूमन जो पेशेंट्स हैं या वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट उनके रिलेटिव्स जो न है वो सिर्फ वो यही सोचते हैं कि जी बिल्कुल, भाई। न सिर्फ वो हाँ खुद सीख करते हैं बल्कि कई दफ़ा उनके जो फिजिशियंस हैं जी, वो भी उनको रेफर कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। यानी ये वही बात आ जाती है कि ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज। इट इज़ डिफिकल्ट। जिन चीज़ों को हम ये समझ रहे हैं कि दीज आर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनका अंडरलाइन जो होता है दैट इज़ हाइपोथायराइडिज्म, आपकी थायरॉक्सिन कम है और दैट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स दिस। और वही जैसा डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि मिस डायग्नोज होने के खदशात इसमें ज़्यादा होते हैं। लिहाजा द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड थिंग दैट शुड बी रिक्वायर्ड इज़ कि आप अपना पहले ब्लड रन अप करवा लीजिए। इसके बाद डॉक्टर साहब लेट्स टॉक अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जी बिल्कुल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, क्योंकि अब अगेन हम स्लोइंग डाउन ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, जी क्योंकि जी जब हार्मोन्स कम हो जाएंगे जी तो बॉडी स्लो हो जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले यू कैन सेंस कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया, हार्ट रेट भी कम हो हार्ट रेट जाएगा। कम हो जाएगा। हार्ट रेट का तो इतना शायद पेशेंट को खुद पता नहीं पता नहीं चलेगा, चलेगा, बिल्कुल लेकिन वो एक बिल्कुल। फिटीग महसूस होती है, फटीग में है थकावट जी, बहुत बुरी बिल्कुल तरह से। बिल्कुल। दूसरा, वो हालांकि मुनासिब खा रहा है लेकिन चूंकि वो बर्न नहीं हो रही है, तो इस वजह से एनर्जी उसको मिल नहीं रही, वेट गेन होगा ना डॉक्टर और साहब। उसके नतीजे में चूंकि फैट भी ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो जी रही, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल ठीक है वेट गेन। लेकिन वो वेट गेन को भी रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है कई दफ़ा, अगर डेप्थ में हिस्ट्री ना ली जाए कि जी एपिटाइट आया वैसी ही है। अमूमन ये समझते हैं शायद ज़्यादा खाने की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर इन डेप्थ हिस्ट्री ली जाए तो पता चलता है नहीं, खाना तो वही है, इंक्रीज कई दफ़ा कम हो जाता है बिल्कुल खाना। सही, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये आप कार्डियोवास्कुलर उसमें आ जाता है। फिर टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है वो भी थायराइड हार्मोन का, तो इसलिए यू फील कोल्ड। राइट। तो एक अच्छा, अब इसमें ये चीज़ भी है कि एकदम से आपको बाकी जो आपके घर वाले हैं उन्हें नहीं लग रही, लेकिन आपको एकदम से ठंड लगना शुरू हो गई है उसी टेम्परेचर पे, तो आई थिंक एक अलर्टनेस हो अगर और अवेयरनेस हो अगर, तो यू कैन थिंक ऑफ डॉक्टर साहब वही ये बात है कि थायराइड जैसे प्रॉब्लम। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है लोगों में ये अवेयरनेस डालने की कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सो और उसका मतलब ये भी नहीं कि आप इतने पैरानॉइड हो जाएं कि थोड़ी सी चीज़ के ऊपर आप ब्लड टेस्ट करवाना शुरू बिल्कुल कर डॉक्टर दें। साहब, ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जी क्योंकि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो सिंगल मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है टू
bring the diagnosis of hypothyroidism to an optimal level is creating awareness of symptoms. Exactly, बिल्कुल. और उसका तरीका ये है, एक जो बहुत से तरीकों में से, कि अगर आपको है हाइपोथायराइडिज्म, तो चूंकि ये फैमिली में रन करती है, तो प्लीज़ अपने बच्चों में अवेयरनेस, सबसे पहले तो खुद एजुकेशन उसके बारे में हासिल कीजिए, अपने अवेयरनेस उसमें ज़्यादा कीजिए कि क्या हैं सिम्टम्स, अपने बच्चों में उसको अवेयरनेस को बढ़ाइए। यानी जिन लोगों की फैमिली में ये रिस्क फैक्टर चल रहा है, उनको इस बारे में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए. दे शुड नॉट इग्नोर इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ चेंज इन देयर बॉडी थिंग्स, कि ये अगर आपको बगैर वजह के वेट गेन हो रहा है, आपको बगैर वजह के सर्दी लग रही है, और आप ये फील कर रहे हैं कि आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और अभी हम जिससे डॉक्टर साहब से बात करेंगे रिगार्डिंग द स्किन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, तो वो भी हम देखते हैं कि स्किन के अंदर कितनी एक्सेसिव आहिस्ता आहिस्ता स्किन आपकी कोर्स हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, एंड इजीली, जिसे कहते हैं ना, इजीली स्क्रैचेबल. बिल्कुल, ड्राई कोर्स स्किन हो जाती है, और इसी तरह कोर्स ब्रिटल हेयर हो जाते हैं. जी बिल्कुल. और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि, लेकिन उसके लिए भी अगेन जैसे आपने कहा कि डर्मेटोलॉजिकल चूंकि चेंजेस हैं, तो स्किन स्पेशलिस्ट को फिर हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भाग जाएंगे इस चक्कर के अंदर. इवन आपके नेल्स कोर्स हो जाएंगे, नेल्स की सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी, रिजेस आ जाएंगी आपके नेल्स के ऊपर. सो लेकिन ये नाजरीन, ये सारे सिम्टम्स एक रात में नहीं होते. एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ना सिर्फ एक रात में होते हैं और ना सारे इकट्ठे होते हैं. जी बिल्कुल. एक वक्त में ये सारे सिम्टम्स किसी एक में नहीं होंगे. किसी पेशेंट में कुछ सिम्टम्स समझे कार्डियोवास्कुलर ज़्यादा होंगे, तो कुछ में शायद साइकेट्रिक सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरी चीज़ ये है कि कोई लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने स्किन और हेयर के बारे में, तो वो शायद ध्यान उस तरफ ज़्यादा देंगे. बिल्कुल सही बात. किसी को अगर अपनी हार्ट की ज़्यादा फिक्र है, तो वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे. बिल्कुल सही. तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है. तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो भी फ़र्क पड़ता है. इसके बाद, इन सिम्टम्स के बाद, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे नाजरीन, वो है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. क्योंकि ये हमने देखा है कि बेसिकली इसमें ख़वातीन अफेक्टेड होती हैं मेनली एट आफ्टर द एज ऑफ 50. लेकिन क्योंकि दिस इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, और आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किसी भी एज पे इफेक्ट हो जाती है. तो लड़कियों में आम तौर पे, यंग गर्ल्स में देखा गया है कि उनके बहुत ज़्यादा जो हार्मोन्स होते हैं, उनकी जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी बहुत दिखी जाती है. दो दे आर नॉट पॉलिसिस्टिक, बट स्टिल उनकी जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी पाई जा रही है, या इवन इनफर्टिलिटी पाई जा रही है. तो इसके बारे में भी डॉक्टर साहब आप कुछ रोशनी डालें. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एज, देखिए 50+ तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये हाइपोथायराइडिज्म जो है ये ऑल एजेस प्रॉब्लम है. 20 के बाद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इवन एडोलेसेंट्स में भी होता है. जी जी. तो बिल्कुल आप ठीक कहा कि ख़वातीन में इसमें मेंस्ट्रुअल रेगुलेटरी, अगर हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, जैसे कि अंडर एक्टिविटी में, जी जी बिल्कुल, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, बिल्कुल, या बहुत डिलेड हो जाती है. इनफर्टिलिटी भी बिल्कुल होती है. और इसमें एक और चीज़ है कि अगर कंसीव कर जाएं तो मिसकैरेजेस होने का ख़तरा है. और अगर थायराइड कम है हमल के दौरान, तो कंजेनिटल चाइल्ड में प्रॉब्लम्स होने का ख़तरा होता है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में इसका रोल है. इसका काफ़ी रोल पाया जाता है. बिल्कुल. तो वो भी, उसका भी खतरा होता है. तो और बल्कि एक कंडीशन तो हाइपोथायराइडिज्म की जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है. प्रेगनेंसी के बाद के दौरान भी, और 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी थायराइड का फंक्शन जो है वो लो हो सकता है, जो कि वैसे सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ठीक भी हो जाता है, लेकिन अमूमन लोगों में होता है. और अगेन इट इज़ मिसडायग्नोज्ड एज डिप्रेशन, जबकि थायराइड का जो है. तो इसमें एक चीज़ ये है, इसमें अगेन ये एडवाइजेबल है कि अगर आपकी फैमिली में है, तो और आप प्रेग्नेंट हुए हैं, तो प्लीज़ अपना थायराइड फंक्शन ज़रूर कराएं, क्योंकि रूटीन टेस्ट में थायराइड फंक्शन टेस्ट नहीं कराए जाते. ये इम्पोर्टेंट. सो नाजरीन, इस चीज़ से हम ये कलेक्ट कर रहे हैं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है, दिस इज़ बेसिकली अ वेरी स्मॉल टेस्ट. आपने जाकर ब्लड देना है, और आपके वो T3 और T4 वो दोनों चेक हो जाते हैं. आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपके थायरॉक्सिन का क्या लेवल है. हाइपोथायराइडिज्म के अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक और अवेयरनेस दे दूँ. TSH, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये आप समझ लें कि ये एक ऐसी साइकिल है. ये तो सिक्रीट होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से. तो ये हमारे ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का क्या लेवल है वो मॉनिटर किया जाता है. ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि छोटी छोटी चीज़ें उसने कैसे रखी हुई, जो चीज़ें मॉनिटर करती हैं, वो हाइपोथैलेमस उसको मॉनिटर करता है. वहाँ से वो मैसेज भेजेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को
कि जी थायरॉक्सिन कम है। जब थायरॉक्सिन कम होगी तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव होगा और उसके साथ आपके बॉडी को ऑर्डर मिलेगा थायराइड ग्लैंड को कि भाई इस वक्त थायरॉक्सिन कम है तो ज़्यादा थायरॉक्सिन सिक्रीट करो। तो जब थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम हुई है ग्लैंड के अंदर, तो ग्लैंड के सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाएंगे विच कैन लीड टू गॉइटर। एग्जैक्टली गॉइटर जो है वो इट्स अ ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। जी। उससे होता यह है कि क्योंकि स्पेशली ये आयोडीन की डेफिशिएंसी में बहुत होता है, क्योंकि जब जी जी आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन बन तो नहीं सकती, जी वो बिल्कुल। लेवल लो होता है। और जैसे आपने बहुत फरमाया कि टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट तो करेगा, लेकिन चूंकि आयोडीन नहीं है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन थायराइड ग्लैंड की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है और वो साइज में बढ़ जाता है। बहुत दफ़ा देखा जाता है डॉक्टर साहबा कि कई लोगों के यहाँ गर्दन के पास सोजिश हुई हुई है या किस तरीके से हुई है, और जी ख़ास तौर पे बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि जब आप कुछ निगलते हैं अंदर, चाहे पानी का सिप, चाहे आप अपना सलाइवा ही अंदर करते हैं, तो यू कैन फील द थायराइड। जी बिल्कुल, या आप खुद करते हैं या आपके फैमिली वाले। फैमिली पहले वाइज। कई दफ़ा ये देखा था कि फैमिली वाले ज़्यादा देख लेते हैं, अगर जी खुद जी। आप नहीं चेक कर रहे या खुद नहीं है आप अवेयर, तो वो ग्रोथ तो ज़ाहिर साफ नज़र आती सो है। इट शुड बी, जब आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो, इट इज़ अ जी रेड फ्लैग। बिल्कुल। और उसमें कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि गॉइटर हो जी हर जी हाइपोथायरॉइडिज्म केस में, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो नज़र आ जाता है फिर तो डेफिनेटली आपने अपनी थायराइड टेस्ट करवानी बिल्कुल है। सही बात कह रही हैं बिल्कुल, आप, बल्कि कई बिल्कुल दफ़ा सही। उसके फिर फिजिकल सिम्टम्स जो हैं, लोकल सिम्टम्स भी हो जाते हैं, क्योंकि वो चूँकि आपने जैसे बताया कि गर्दन में है तो आपका फूड पाइप है, उसके पीछे आपका विंड पाइप है, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, स्वॉलिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, वॉइस आपकी इफेक्ट हो जाती है, बिल्कुल होर्सनेस ऑफ वॉइस हॉर्सनेस जिसे ऑफ कहते वॉइस हो हैं, जाती जी है, जिसकी बिल्कुल वजह से कि उसको फिर हटाना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी हो जाता है। नाजरीन, इसके साथ मैं इस सेगमेंट को रैप करूँगी। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म की और इसके ट्रीटमेंट क्या है, हाइपो का क्या ट्रीटमेंट है और हाइपर का क्या ट्रीटमेंट है। बोथ लाइन इन कंडीशंस, बोथ द कंडीशंस इसमें कि आपके थायरॉक्सिन की सिक्रीशन नॉर्मल मिकदार से कम है विच इज़ नोन एज हाइपोथायराइडिज्म, या बहुत ज़्यादा है विच इज़ नोन एज हाइपरथायराइडिज्म। इसकी ट्रीटमेंट्स और हाइपरथायराइडिज्म को भी हम थोड़ा सा ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून विद अस प्लीज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम हाइपोथायराइडिज्म के डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स को डिस्कस कर रहे थे। उनमें एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है और आपकी एज बढ़ती जाती है, तो कई चीज़ें जो होती हैं विच आर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ थायरॉक्सिन, बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, उनको हम एज रिलेटेड करना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ नॉट सो, मेनी ऑफ द थिंग्स आर नॉट एज रिलेटेड, बट द प्रॉब्लम, द अंडरलाइन प्रॉब्लम इज़ बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन और हाइपोथायराइडिज्म। अब इस सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द कंडीशंस विच लीड टू हाइपरथायराइडिज्म, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, जैसे कि आपको नाम से भी कुछ आइडिया होता होगा कि इसमें आपके थायराइड ग्लैंड के सेल्स ओवर एक्टिव हो गए हुए हैं और थायरॉक्सिन लेवल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। जब थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसके भी डेफिनेटली आपकी बॉडी के ऊपर बहुत से इफ़ेक्ट्स होंगे। तो जी डॉक्टर साहिबा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब ये हम हाइपर थायरॉइडिज्म की बात करें, जी जी। जिसमें कि आप ये समझ लीजिए कि बॉडी के जो स्पीड है वो तेज़ हो गई। ये यानी ये टोटल हाइपो का मेरी रिवर्स हो बॉडी एक गया। नॉर्मल स्पीड पे चलती जी है, जी तो बिल्कुल। पहले हमने बात की कि अगर स्लो हो जाए तो क्या होता है, अब हम बात करेंगे तेज़ हो जाए तो जी क्या होता है। तो तेज हो जाए सबसे क्या। पहले ये उसके ऑपोजिट होंगे ऑब्वियसली जी जी सारे। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आपकी पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। बिल्कुल। कुछ केसेस में तो बहुत तेज़ हो जाती है कि पेशेंट को बाकायदा फील होती है। उसके साथ साथ वेट लॉस, वज़न जो है वो घटता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ी से आपका फैट और एनर्जी यूज़ हो रही है। लेकिन एपेटाइट भी साथ में इंक्रीज्ड है, आप खा ज़्यादा रहे हैं लेकिन वज़न फिर भी कम हो रहा है। सो ट्रू। बिल्कुल। फिर इंसोम्निया हो जाता है, इसमें नींद नहीं आती, एनर्जी लेवल इतने ज़्यादा होते हैं कि नींद की कमी हो जाती है, नींद बिल्कुल नहीं आती बल्कि पेशेंट्स को। उसके अलावा वही आप देखिए, फटीग फिर भी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही ज़्यादा है, यूज़ हो रही है, तो बिल्कुल सही फटीग कह रहे हैं आप। हो रहा है। हेयर चेंजेस इसमें भी होती हैं, लेकिन इसमें हेयर थिनिंग हो जाती है। राइट। बिल्कुल। और इसमें भी स्किन चेंजेस भी होती हैं, और स्किन अगेन स्किन थिनिंग हो जाती है, उसमें कोर्स हो जाती है, इसमें वो डिफरेंट है। यानी नाजरीन, अगर हम बात करें तो हाइपो के अंदर आपकी स्किन स्किन कोर्स हो जाती है। कोर्स से मतलब ये ज़रा थिक हो जाएगी
और इसके अंदर आपकी स्किन पतली हो जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी सी टाइप फीलिंग करते हैं, गर्मी लगती है, और नॉर्मल टेम्परेचर अगर सर्दी भी है तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने स्वेटर नहीं पहनेंगे, दे विल फील द हीट, देयर विल बी लॉट ऑफ स्वेटिंग, इरिटेबल उनका टेम्परामेंट होगा, और रेस्टलेसनेस एक अंदर आ जाती है, पैल्पिटेशंस बहुत तेज़ हुई होती हैं, और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि मुझे ट्रेमर्स हो जाते हैं, ट्रेमर्स हो जाते हैं, शेकिंग होती है। डॉक्टर साहब मैं एक छोटी सी एडिशनल बात करना आप लोगों से नाज़रीन का पसंद करूँगी कि बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, प्लीज़ वो मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उनके अंदर थायरॉक्सिन डाली जाती है। आपने कई दफ़ा फील किया होगा कि वेट लॉस की कोई ऐसी पिल है जो आप खा रहे हैं, उसके इमीडिएटली के बाद आपको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, और आप बहुत अपने आप को तेज़ी में महसूस करते हैं। तो कीप इन माइंड कि दोज पिल्स हैव थायरॉक्सिन, सो प्लीज़ डोंट ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग योरसेल्फ बाय टेकिंग एनी टैबलेट्स दैट क्लेम टू बी फॉर वेट लॉस। जी डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर इसमें फिर अगेन साइकेट्रिक चेंजेस, वही मूड चेंजेस हैं, लेकिन एंग्जाइटी बढ़ जाती है इसमें। सही। और इसमें भी ब्रेन फॉग भी होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। इसमें एक और चीज़ है जो हाइपोथायराइडिज्म के साथ बहुत, क्योंकि इसकी बहुत सबसे कॉमन कॉज जो है वो ग्रेव्स डिजीज़ है, जो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसमें आई चेंजेस होते हैं कई दफ़ा। जी बिल्कुल। जिसमें कि आंखों में तकलीफ हो जाती है, ड्राई आइज हो जाती है, बल्कि आइज बल्ज आउट कर जाती है, जैसे प्रोट्रूडिंग बाहर। एग्जैक्टली जी, वो देख के लगता है ये पर्सन इज स्टेयरिंग एट यू। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से विजन में भी फ़र्क आता है, आइज में एलर्जीज भी हो सकती हैं, ड्राइनेस हो सकती है, ग्रिटिंग हो सकती है। तो वो एक अलग फॉर्म है हाइपोथायराइडिज्म का, जो एडेड जिसमें के सिम्टम्स होते हैं। राइट। सो नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपार्ट फ्रॉम अदर साइंस एंड अदर सिम्टम्स, एक जो ग्रेव्स डिजीज़ है वो हाइपरथायराइडिज्म का एक बहुत ही मेजर आप कह लें कि सिम्टम है, कि उसमें आपकी जो पेशेंट है उसको ऐसा फील होता है, उसकी फील नहीं होता बल्कि साफ नज़र आता है कि उसकी आंखें जो है वो बल्ज आउट कर रही होती हैं, और लगता है कि जैसे ये आंखें कैसे हमें खोल खोल के देख रहा है, बेचारा आंखें खोल के नहीं देख रहा होता। दैट गाय और दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेव्स डिजीज़। जी डॉक्टर साहबा, और ये भी डॉक्टर साहबा ने बताया कि दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। फिर से वही बात आ जाती है, पीपल हु आर मोर प्रोन टू ऑटो इम्यून डिजीज़, या जिनको एक किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ पहले ही लाक है, दे आर एट अ मच ग्रेटर रिस्क to this condition than any other person। जी बिल्कुल, दोनों सूरतों में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर, दोनों में ऑटोइम्यून जो है वो सबसे कॉमन कॉज है। जी जी। और हाइपोथायराइडिज्म या अंडर एक्टिव जो कंडीशन है ऑटोइम्यून, उसको हम हाशिमोटोज थायराइडाइटिस कहते हैं। राइट। जिसमें कि थायराइड इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। जी। तो वो भी ऑटोइम्यून ही है। वो भी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि ये जब हमारे हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं, वो क्या उसमें होता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही ऐसे नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि मिमिक करते हैं द एक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? जी बिल्कुल, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ओके। कई दफ़ा उनमें ज़्यादा थायरॉक्सिन बननी शुरू हो जाती है, उस किसी एक एरिया में एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ओके। ग्रेव्स डिजीज़ में अमूमन ये होता है कि ग्रेव्स डिजीज़ में एंटीबॉडी होती है जो कि थायराइड को एक्टिवेट करती है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें कुछ एरियाज में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो एज अ होल ग्लैंड भी कर सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में हो सकता है ग्लैंड के, जिनमें वो नोड्यूल्स पे, तो जाहिर है कि एज रिजल्ट वो जो एरिया है वो ग्रो करेगा, तो वो नोड्यूल्स की सूरत में कई दफ़ा नज़र भी आता है देख के भी, क्योंकि वो ख़ास एरिया सिर्फ बढ़ जाता है। जैसे ये समझे गिल्टी सी बन जाती है आपके थायराइड ग्लैंड में। राइट। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रही हैं कि ये जो नोड्यूल्स हैं यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड ग्रेव्स डिजीज़ इज़ अ रिजल्ट of all this activity, is a cause of it, is a cause, right? अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये चीज़ें तो हमने देखी हैं कि देयर इज़ दोनों कंडीशंस जो ज़्यादातर पाई जाती हैं उनमें हाइपो जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, उसके साथ साथ फिर हाइपर भी आता है। तो हाउ डू वी ट्रीट ऑल ऑफ दैट? जी, सबसे पहले तो ये होता है कि जब फिजिशियन के पास जाते हैं तो देखिए ये क्लिनिकल का डायग्नोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सारे सिम्टम्स जो हैं ये बहुत सी और इश्यूज़ में भी हो सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट जब तक ना हो कंफर्म नहीं हो सकता डायग्नोसिस। राइट। तो ब्लड टेस्ट पे जब कंफर्म हो जाता है डायग्नोसिस कि आया अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, तो उसके हिसाब से फिर ट्रीट करते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड में हम
थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट देते हैं, यानी उसको हार्मोन हम देते हैं। क्योर नहीं हो सकता, एक दफ़ा अगर ग्लैंड में डैमेज हो गया है तो वो तो क्योर नहीं होता, लेकिन इट्स वेरी वेल मैनेजेबल और बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाता है पेशेंट। बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, लेट मी पुट इट जी इन दैट बिल्कुल। वे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें एक तो ये है कि जब शुरू की जाए मोमेंट T4 हम देते हैं जी, कि जो बाद में T3 में खुद ही कन्वर्ट कर लेता है बॉडी उसको। तो उसमें यह है कि जब डॉक्टर आपको स्टार्ट कराए ट्रीटमेंट तो विद इन 6 to 10 वीक्स वो आपको दोबारा टेस्ट करवाना होता है ताकि पता चले कि आपकी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं। तो तकरीबन 3 मंथ्स लगते हैं ट्रीटमेंट सेट होने में। उस वक्त तक प्लीज़ अपने रेगुलर चेक कराइए जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं, और उसके बाद फिर एक दफ़ा जब सेटल हो जाता है डोज तो फिर एवरी 6 मंथ्स या एटलीस्ट वंस अ ईयर चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये डॉक्टर साहब, जब हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो जस्ट टू सी कि वो रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको ब्लड टेस्ट अपने करवाते रहने जी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फ़र्क होता है रिस्पॉन्स में। राइट। तो इसलिए वो फिजिशियन के साथ आप अपने कांटेक्ट में रहिए, जिस तरह वो आपको कहते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी से कहते हैं आप अपने चेकअप ज़रूर करवाइए। और डॉक्टर साहब, जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है पेशेंट को, सो व्हाट डू वी डू देन? हाइपर की जो मेन स्टे ट्रीटमेंट है वो तो एंटी थायराइड ड्रग्स ही हैं। जी। तो एंटी थायराइड ड्रग्स ये हैं कि जो कि थायरॉक्सिन की उसको प्रोडक्शन को कम करती हैं, तो वो स्टार्ट करवाते हैं। उस पर अमूमन अगेन काफ़ी पेशेंट सेटल हो जाते हैं। अगर उस पर ना हो तो रेडियो एक्टिव आयोडीन भी यूज़ होती है, जिसकी अमूमन तो एक ही डोज में सेटल हो जाता है, कभी कभी मैक्सिमम 2 देनी पड़ती हैं। तो वो अगेन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर फिजिशियन आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए रेगुलेशन में, ताकि पता चले कि किस लेवल पे रखना है। अगेन क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना, हार्मोन लेवल एक नॉर्मल लेवल पे रखना है, तो अपने टेस्ट ज़रूर करवाइए। तो जैसे आपने कहा कि जब इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, इन केस वी फाइंड आउट दैट देयर आर हाइपरएक्टिव नोड्यूल्स हैं, तो थायराइडेक्टमी भी जो है, दैट इज आल्सो सर्जरी इज आल्सो परफॉर्म टू रिमूव थायराइड। जी बिल्कुल। अमूमन मेन स्टे तो जैसे मैंने कहा कि ओरल मेडिसिन ही है, लेकिन सर्जरी भी बिल्कुल एक ऑप्शन है जो की जा सकती है। अगर मेडिसिन से नहीं सेटल हो रहा और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो रहे हैं तो बिल्कुल सर्जरी करवाई जाती है। और सर्जरी कई दफ़ा अगर स्पेसिफिक नोड्यूल्स हैं तो उनको रिमूव किया जाता है, और अगर थायराइड यूनिफॉर्मली है तो उसके कुछ पोर्शंस को रिमूव कर सकते हैं। और एज अ रिजल्ट अगर एक्सक्यूज़ मी हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है तो फिर अगेन हार्मोन ट्रीटमेंट दी जा सकती है। So in other words, let me put it in this way, this is completely in treatable condition. Very much so, very much so, जी बिल्कुल। नाजरीन, आपने देखा है कि हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, we were discussing about thyroid gland. Our thyroid gland is one of the major glands of our body which regulates the metabolic rate. और आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो इस ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अगर ये कम हो जाए, इसका लेवल, थायरॉक्सिन का लेवल अगर जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है उसे कम हो जाए तो ये हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। और इसको ट्रीट भी आप कर सकते हैं विद either 1 or 2 tablets per day, लेकिन you just have to get the dosage regulated. In case if it is hyperthyroidism, that is also very well treated. In case अगर खुदा ना खासा कोई और से प्रॉब्लम हो रही हो तो there is always the option of surgery, आप सर्जरी करवा लेते हैं, and with that you just take 1 or 2 tablets of thyroxine और आपका blood level of thyroxine जो है वो नॉर्मल रहता है और आप बहुत सी तकलीफ़ों से अपने आप को बचा लेते हैं। नाज़रीन, with this I am going to wrap up my program. आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय से हम लोगों को ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम विल कम अगेन विद अ नाइस टॉपिक जिससे कि आपको और ज़्यादा अवेयरनेस हो। हैव अ ग्रेट वीक। खुदा हाफ़िज़।